बच्चों, आई एम बैक। आई एम राजवंती, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ लक्ष्य इंस्टीट्यूट। रिमेंबर लास्ट क्लास में आपने 11th क्लास में नर्वस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें आपको ब्रेन पढ़ाया गया। आपने पढ़ा था कि ब्रेन की स्टडी को एनसेफेलॉजी बुलाते हैं। वहीं पर आपको ये बताया था कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उसके बाद आपने सारे पार्ट्स के सब पार्ट्स किए थे। आज उसी टॉपिक को आप कंटिन्यू करने वाले हैं और जो पहला पार्ट आप स्टडी करने वाले हैं दैट इज फोर ब्रेन। आई होप कि आप सबको याद है कि फोर ब्रेन को आपने प्रोजेंसिफेलोन बुलाया। प्रोजेंसिफेलोन, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि प्रो का मतलब होता है फर्स्ट और एनसिफेलोन का मतलब होता है ब्रेन। नेक्स्ट आपने किया था कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलोन। वन बाय वन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स का नंबर 2 होता है आपके ब्रेन, 2 इन नंबर्स। ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पेशली स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे अंदर भी स्मेल की पावर तो है, हमें पता चलता है ना कहाँ से अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है, घर में दूध जल रहा है, सब्जी बन रही है। बट हमारा जो स्मेलिंग पावर है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप दूसरे एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स पानी तक को सूंघ लेते हैं। नॉर्मली आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि वाटर लेस होता है, कलरलेस होता है, बट 2 किलोमीटर दूर से भी अगर पानी की स्मेल करनी है तो एलिफेंट कर लेता है। डॉग्स, रैट्स, आप घर में जरा सा मीठा रखो, उनको दूर से पता चल जाएगा, बट उनके मुकाबले हमारी स्मेलिंग पावर बहुत वीक है। द रीजन इज ऑल्फैक्टरी लोब्स हमारे अंदर रूडिमेंट्री है, या फिर मैं कहूँ पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड। एंड द थर्ड वन पॉइंट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। इतना ही करना है आपको ऑल्फैक्टरी लॉब्स में। आपने किया कि ऑल्फैक्टरी लॉब्स का नंबर 2 होता है, जी नंबर में ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पूर्णली डेवलप्ड होते हैं। इसलिए आपकी स्मेलिंग पावर तो है बट बहुत अच्छी नहीं है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका नेक्स्ट पार्ट, सेरिब्रम। आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था सेरिब्रम वो पार्ट है जो आपके ब्रेन का लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। लार्जेस्ट एरिया, आई होप आप साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ समझ पा रहे हैं। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप कमेंट्स कर सकते हैं, अभी डेफिनेटली रिप्लाई ना। शुरू करते हैं, आप सब हेडिंग डालेंगे सेरिब्रम। Cerebrum. As I said, cerebrum is the largest part of the brain. Largest part of brain. और अगर ऐसा ना लिखा है तो हो सकता है ऐसा लिखा आ जाए, it covers 4/5 part of the brain. 4/5 part of the brain. और अगर ये भी ना लिखा है तो 80% ऑफ ब्रेन। एक्चुअल में बचपन से आप लोग अपनी कॉपियों किताबों में जो ब्रेन का जो डायग्राम बना हुआ देख रहे हो ना, वो सारा का सारा जो विजिबल पोर्शन है वो सेरिब्रम ही नजर आता है आपको। द सेकेंड पॉइंट, जब आप सेरिब्रम पढ़ते हो तो सेरिब्रम की शेप आपको कुछ ऐसी नजर आती है और आप क्या कहते हैं इस शेप को? हेमिस्फेरिकल। सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये रहा 1 और ये रहा 2, और इन दोनों ही हेमिस्फीयर्स को आप बुलाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर। वैसे तो कोई खास डिमार्केशन नहीं होता, लेकिन स्टिल सेरिब्रम के आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कह दिया जाता है, कॉर्टेक्स। और क्योंकि कॉर्टेक्स सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे हैं आप, इसका पूरा नाम हो जाता
मेडुला। ये कोई न्यू टर्म्स नहीं है आपके लिए बच्चा। जब आप किडनी पढ़ते थे तो किडनी के आउटर सरफेस को रीनल कॉर्टेक्स बुलाते थे, अंदर वाले को रीनल मेडुला। अब आप सेरिब्रम पढ़ रहे हो तो आउटर पोर्शन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर वाले को सेरिब्रल मेडुला। मोस्ट ऑफ द आप सबने अखरोट छीला होगा ना, जब अखरोट छीलते हो तो अखरोट के जो अंदर का फ्रूट जो आप खाते हो तो आपको फोल्डेड सा नजर आता है, टेढ़ा टेढ़ा सा। ऐसे ही कुछ सेरिब्रम भी होता है। सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे, सेरिब्रम के अंदर भी खाली स्पेस प्रेजेंट होता है एंड दैट empty space is known as ventricles। इस टर्म्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपने हार्ट में भी सेम ही वर्ड पढ़ा है, वेंट्रिकल्स। आप पढ़ते हो ना हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, ये भी सेम ही वर्ड है। वेंट्रिकल्स एक्चुअल में लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चैम्बर, कोई भी खाली जगह। ये खाली जगह ब्रेन में थी तो आपने इसको वेंट्रिकल बुला दिया, हार्ट में थी तो वेंट्रिकल बुला दिया। 2 हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं, यानी कि एक वेंट्रिकल इधर दूसरी वेंट्रिकल इधर जी। ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल्स होती है? 4, टोटल 4। उसमें से सेरिब्रम में कितनी प्रेजेंट होगी? 2 प्रेजेंट होगी। आने वाली तो मैं आगे बताऊंगी आपको, फिलहाल यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। सेरिब्रम के हेमिस्फीयर्स को आपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर बुलाया, आउटर एरिया को कॉर्टेक्स, इनर एरिया को मेडुला। ये सारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर फोल्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फोल्ड्स की फॉर्म में, कुछ ऐसा, ऐसे जैसे घर पे दुपट्टे को, साड़ियों को या बाकी कपड़ों को भी आप रैप करके रखते हैं। ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इन फोल्ड्स को आप गायरी कह के बुलाते हैं। गायरी सिंगल अगर फोल्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोल्ड, अगर सिंगल होता तो गायरस सिंगुलर, और अगर प्लूरल की बात चल रही है तो इसलिए मैंने गायरी लिखा है क्योंकि बहुत सारे फोल्ड्स है ना। फोल्ड के बीच में ये जो डिप्रेशन है, ये बात जिसको आप खाली जगह बुला रहे हो, these depressions are known as slugs। अगेन सनसाई भी लिख सकते थे, प्लूरल हो जाता। कुछ ही डिप्रेशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिप्रेशंस जो बहुत ज्यादा डीप हो जाए और सेरिब्रम को चैम्बर्स में डिवाइड कर दे। These depressions are known as fissures। बात समझ आ रही है आपको? आपने फोल्ड को क्या बुलाया? गायरी। डिप्रेशन को क्या कहा? स्लग्स। और आपने जो डीप डिप्रेशन है, जो सट्टा फॉर्म हो गए, उनको क्या कहा? फीजर्स। फीजर्स भी लैटिन वर्ड होते हैं, इनका मतलब होता है पार्टीशन। आई गेस यही है लक्ष्य इंस्टीट्यूट में पढ़ने का फायदा। बायो के साथ साथ आपको लैटिन और ग्रीक भी सिखाते हैं, बने रहिएगा साथ साथ। फीचर्स को बुलाया आपने पार्टीशन, और मैंने आपको कहा कि सेरिब्रम के एक हेमिस्फीयर्स में कितने फीचर्स हैं? 3, 1 2 3, 3 फीचर्स और 4 लोब बन रहे हैं। बढ़े आगे, चारों लोब्स का नाम याद करते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि आपने फोल्ड्स को बुला दिया है जी गायरी। फोल्ड्स में जो डिप्रेशन बने थे उनको आपने कह दिया स्लग्स, और जो डीप डिप्रेशन बना था उसको आपने बोल दिया फीजर्स। डीप डिप्रेशंस को आपने बोल दिया फीजर्स। ठीक है, फिर आपने कर लिया कि सेरिब्रम के हर एक हेमिस्फीयर्स में 3 फीजर्स होते हैं, और 3 फीजर्स सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से लोब बनेंगे? पहला फ्रंटल लोब। और कंफ्यूज नहीं कीजिएगा बच्चा, अगर आपसे पूछे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। पूछे सेरिब्रम का लार्जेस्ट लोब कौन सा है? दिस वन, फ्रंटल लोब। The second one is parietal lobe। Parietal lobe। Third one is occipital lobe। Occipital lobe। And the fourth one is temporal lobe। Temporal lobe।
ब्रेन बहुत सारे फंक्शंस करता है, इवन सारे ही फंक्शंस ब्रेन करता है। ब्रेन को सोल ऑफ द बॉडी मानते हैं। अगर आपका ब्रेन डाई हो जाए तो बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। इतने सारे फंक्शन एक छोटा सा ऑर्गन कर रहा है बेचारा, तो उस ऑर्गन ने एरियाज को बांट लिया होगा कि भाई ये वाला फंक्शन मैं कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन तुम करो। अलग अलग लोग के हिस्से में अलग अलग फंक्शंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ टेम्पोरल लॉब की, टेम्पोरल वर्ड जो है, टेम्पोरल वर्ड भी आप पढ़ेंगे। टेम्पोरल लॉब हियरिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि टेम्पोरल लॉब कैसी मैसेज भेजता है जो हियरिंग से जुड़ी हो, कानों तक जाती हो, कानों से आती हो। ऑसिपिटल, ऑसिपिटल का काम है ऐसी इम्पल्सिस को भेजना जो विजुअल है, आईज के साथ जुड़े। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में वैसे तो बहुत सारे एरिया आते हैं, लेकिन अगर मैं नीट और 11th की बात करूँ, बस 11th की बुक की, तो आपके लिए एरिया है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेंसरी एरिया का काम है आपको टच और टेम्परेचर के बारे में बताना। टेम्परेचर, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कैसे पता? हाथ में थर्मामीटर लेके घूमते हो? नहीं, आपकी जो स्किन है वो सेंसेस पहुंचाती है, ब्रेन से सिग्नल आते हैं, आपको पता चलता है बहुत गर्मी है। ठीक है, अब सबसे लार्जेस्ट लोब हैं तो ऑब्वियसली एरिया में बहुत सारे कवर होते होंगे। फ्रंटल लोब के अंदर बहुत सारे एरिया है, उनमें से जो आपको करने हैं मेनली वो 4 एरिया। द फर्स्ट वन इज प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया। द सेकंड वन इज मोटर एरिया, मोटर एरिया। द थर्ड वन इज ब्रोकास एरिया and the last one is association area, association area। हर एक एरिया का अलग अलग फंक्शन है। अगर हम फिर से रूट वर्ड की तरफ चले जाते हैं, मोटर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे, तो मोटर एरिया ने वॉलंटरी एक्शंस को कवर कर दिया। मैं पढ़ा रही हूँ, मोटर एरिया के अंदर आता है, मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा, मोटर एरिया के अंदर आता है। आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, मोटर एरिया के अंदर आता है। इसके बाद प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करे, जो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने खाना खा लिया, आप घर वालों से नाराज हो गए, नहीं पचाता खाना, ऐसा नहीं कर सकते। आपने खाना खाया, डाइजेशन होगा ही होगा। आप अपने हार्ट को बीटिंग करने से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बीट करेगा ही करेगा। आप अपने लंग्स को, एयर को बाहर एक्सपेल आउट करने से नहीं रोक सकते, वो होगी होगी। हम पढ़ेंगे ये बात भी रेस्पिरेशन में कि आदमी अगर चाहे तो अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं कर सकता कि मैंने सांस रोक लिया, नहीं लेता मैं सांस, ऐसा आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस एरिया, प्रीमोटर एरिया। द नेक्स्ट वन इज ब्रोकास एरिया। यहाँ ब्रोका का कोई मतलब नहीं है, इस एरिया को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था पॉल ब्रोका, पॉल ब्रोका। और ब्रोका एरिया स्पीच के लिए आता है, स्पीच के लिए। जो मैं बोल रही हूँ, जो बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं वो मैं बोल भी पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस एरिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पहुँचा आप एसोसिएशन एरिया। एक बार रब करने का टाइम दीजिए मुझे। आई होप आपने ये सब कुछ नोटिस कर लिया हो, नोट कर लिया हो। नहीं किया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम चीज़ का आपको लिंक भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सारा कंटेंट आपके टेबल पे मिलेगा। गिव मी 2 minutes। Look at this। मैंने कहा ब्रोकास एरिया रिस्पॉन्सिबल है स्पीच के लिए, बट ना एग्जामिनर बड़ा समझदार है, उसने एक बार आपको क्वेश्चन दिया कि स्पीच के लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, बच्चों ने रट लिया ब्रोकास एरिया। अगली बार क्वेश्चन ही बदल दिया, क्वेश्चन में डाल दिया अंडरस्टैंडिंग स्पीच के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। स्पीच का मैं बोल रही हूँ उसके लिए तो ब्रोकास एरिया रिस्पॉन्सिबल है, बट जो मैं बोल रही हूँ वो भी आपको ऐसे भी समझ आ रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए जो एरिया रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में। इसलिए गलत मत कीजिएगा बच्चा, अगर आपको पूछा जाए स्पीच के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ब्रोकास एरिया। पूछा जाए स्पीच की अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल एरिया, टेम्पोरल लोब का वर्निक्स एरिया। आप
खुद दिमाग लगाइए। मैंने आपको कहा हियरिंग के लिए टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है। मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप सुन पा रहे हो। सुन पा रहे हो तो एरिया कहाँ होना चाहिए? टेम्पोरल लोब में। अब नाम क्या है? वर्निक्स एरिया। मैंने अभी कहा सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया इंटेलिजेंस सीट होता है। इंटेलिजेंस सीट आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बार आपके 11th में क्वेश्चन पूछेगी टीचर एक मार्क में, सीट ऑफ इंटेलिजेंस किस पार्ट को कहते हैं ब्रेन में? आप लिख देंगे सेरिब्रम। अगर सेरिब्रम ऑप्शन में है तो सपोज सेरिब्रम के पार्ट्स ऑप्शन में आ गए तो क्या लिखेंगे? तो फिर इस एरिया को आप टिक मार्क करके आ जाएंगे। एसोसिएशन एरिया विल बी द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, आज का रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको फोरब्रेन पढ़ाया, फोरब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स पढ़ाए जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर मैंने आपको सेरिब्रम बताया, सेरिब्रम में मैंने 2 हेमिस्फीयर बताए, आउटर एरिया को कॉर्टेक्स बताया, इनर को मेडुला बताया, फोल्ड्स को गायरी बताया, डिप्रेशन को स्लग्स बताया, फिजस बताया, जिसने 4 लोब बनाए। 2 हेमिस्फीयर्स की कमाल की कैपेबिलिटी है। राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को। इसका जो रीजन है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, पर फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि राइट साइड की बॉडी के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड की बॉडी के लिए राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, आई गेस सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके आगे की कंटेंट के लिए अगली वीडियो तक इंतजार जरूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।